Bismillahirrahmanirrahim. Molecular shape and structure. Why to study the polymer structures? A relatively long number of chemical and structural characteristics affect the properties and behavior of polymer materials. पॉलीमर मटेरियल्स के बिहेवियर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जिसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उसकी जो केमिकल और स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स हैं. सम ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस आर एज फॉलोज. डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स. जो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी है वो डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर, स्टिफनेस के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर, डक्टिलिटी के ऊपर. डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग है, ये डिपेंड करेगी स्टिफनेस ऑफ रबर लाइक मटेरियल्स के ऊपर. तीसरा जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो है पॉलीमर केमिस्ट्री ऑन मेल्टिंग एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर्स. पॉलीमर्स को हम क्यों स्टडी करते हैं, पॉलीमर स्ट्रक्चर्स को हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि डिफरेंट पॉलीमर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं. मसलन जो इन्फ्लुएंसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं जी डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग और पॉलीमर केमिस्ट्री. ये मटेरियल की, पॉलीमेरिक मटेरियल के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं. पहला तो उसकी शेप है, मॉलिक्यूल्स की जो शेप है, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स की जो शेप है. पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैव लीनियर चेन्स नेग्लेक्टिंग zigzag अरेंजमेंट ऑफ द बैकबोन एटम. पॉलीमर स्ट्रक्चर जो है वो माइट हैव लीनियर चेन, उनकी लीनियर चेन हो सकती हैं. अगर हम इसको मसलन ये देखें, पॉलीमर है, इसकी जो zigzag चेन है वो कहते हैं कि अगर हम zigzag को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लीनियर चेन बन जाएगी. जैसे हम पहले बनाते हैं, आमतौर पर हम लिखते हैं, हम डैश के साथ डैश डैश लगा के डैश सी डैश सी डैश सी ऐसे हम करते जाते हैं. कहते हैं पॉलीमर मॉलिक्यूल्स माइट हैव लीनियर चेन, लीनियर चेन होगी नेग्लेक्टिंग द zigzag अरेंजमेंट, अगर zigzag अरेंजमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया जाए ऑफ द बैकबोन एटम्स. तो ये कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन के जो है ब्लैक वो बॉल्स हैं या सर्कल्स हैं, और ये zigzag पाथ के साथ ये कनेक्टेड हैं. अगर हम zigzag को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास ये जो चेन है वो लीनियर चेन बन जाएगी. सिंगल चेन बॉन्ड्स आर कैपेबल ऑफ रोटेटिंग एंड बेंडिंग इन 3 डायमेंशंस. अच्छा, अब ये जो सिंगल चेन एटम्स हैं ये क्या कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ रोटेटिंग एंड बेंडिंग एंड 3 डायमेंशन. ये रोटेट भी कर सकते हैं और बेंड भी कर सकते हैं. अगर ये एक लंबी चेन है, मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन है, तो ये लंबी चेन स्ट्रेट नहीं रहेगी, बल्कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेंड भी होंगे और रोटेट भी हो सकते हैं. तो अगर पॉलीमर के ऊपर कोई इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट हो, टेम्परेचर बढ़ जाए, या पॉलीमर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दें, या पॉलीमर के अक्रॉस आप कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, या कोई भी आप उसके अक्रॉस फील्ड अप्लाई कर दें, तो उस फील्ड के नतीजे में पॉलीमर कोई रिस्पॉन्स करेगा. तो उसके रिस्पॉन्स के नतीजे में जो सिंगल चेन्स हैं या तो वो बेंड कर जाएंगी या फिर वो रोटेट कर जाएंगी. तो ये जितने सिंगल चेन वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ये ईज़िली बेंड भी कर जाएंगे और ईज़िली रोटेट भी कर जाएंगे. तो जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी वहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो रिजिड हो जाएंगी, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, बेंड होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और उनकी रोटेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे. तो अभी सिर्फ सिंगल चेन की बात हो रही है. सिंगल चेन बॉन्ड्स आर कैपेबल ऑफ रोटेटिंग एंड बेंडिंग, बेंड हो सकते हैं. मसलन वो कहता है कि ये 3, इसके अंदर आप यूँ समझें कि ये 3 कार्बन एटम्स हैं और 3 कार्बन एटम्स को यहाँ पे फिगर ए में दिखाया हुआ है, और ये भी दिखाया हुआ है कि ये 109 डिग्री बनाते हैं. ये जो एंगल है ये 109 है. इन तीनों ने ये एंगल 109 भी मेंटेन रखना है और बेंडिंग भी करनी है और रोटेशन भी करनी है. तो अगर आप इसको यूँ समझें कि ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन एटम है, पहला और दूसरा कार्बन एटम ये फिक्स रहेंगे और तीसरा कार्बन एटम इस प्लेन के अंदर, ये देखिए उसने बताया है, इस प्लेन के अंदर रोटेट करेगा और इसके साथ वो एंगल 109 को भी मेंटेन रखेगा और यहाँ पर रोटेट भी कर सकता है, बेंड भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है. यही वो कह रहा है. यानी एक पॉसिबिलिटी ये है
कि ये जो चेन है, इस चेन के अंदर ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसका मोनोमर है और ये अपना एंगल भी मेंटेन रखेगा 109 का, और इस प्लेन के अंदर ये सर्कल में घूम भी सकता है। कंसीडर द चेन एटम इन फिगर 2, ये फिगर 2 है, ये फिगर 1 है। ए थर्ड कार्बन एटम मे लाई एट एनी पॉइंट ऑन द कोन ऑफ रेवोल्यूशन, कि अगर ये एक कोनिक सेक्शन एग्जीक्यूट करता है तो इस कोनिक सेक्शन के किसी भी पॉइंट पर ये जो तीसरा कार्बन एटम है ये हो सकता है, और साथ में स्टिल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 109 डिग्री विद द बॉन्ड बिटवीन द अदर 2 एटम्स। तो एटम के दरमियान जिसका बॉन्ड है वो 109 डिग्री का ज़ाविया भी रखेगा और इस कोनिक सेक्शन में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। इसी तरह आप ये देख लें जो नेक्स्ट 3 हैं, इन नेक्स्ट 3 के अंदर अगर इन दोनों को फिक्स रखा जाए, ये एंगल कितना होगा 109 डिग्री का, तो ये एक कोनिक सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो इस कोनिक सेक्शन में ये किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। इसी तरह आप इन तीनों को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को फिक्स कर लें कि ये दोनों फिक्स हैं, इसके दरमियान कितना एंगल है 109 का, अब ये तीसरा जो है वो ऐसे रोटेट कर सकता है, कोनिक सेक्शन बना सकता है। ये कह रहे हैं मॉलिक्यूलर शेप जो है वो चेंज हो सकती है। वो ये कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल इवेंट्स हों, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग हो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के नतीजे में जो आपके मॉलिक्यूल है वो बेंड भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है। A straight line segment results when successive chain atoms are positioned as। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये देखिए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन जाएगी अगर बहुत सारे एटम्स को मिला दिया जाए। However, chain bending and twisting also possible when there is rotation of the chain atoms into other positions as illustrated in the figure। मसलन ये देखें, ये 3 हैं, पहले 3 और इसमें आखिरी तीसरा ये है, इसने 109 के एवरेज एंगल भी रखा मेंटेन, और फिर ये जो इसका एटम है वो यहाँ पर एक कोनिक सेक्शन एग्जीक्यूट करके किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो अगर आप इन तीनों को कंसिडर करें, पहले मैंने पहला ये 1, ये 2, ये 3 रखा, अब आप इसको 1 कह दें, ये 2 कह दें और ये तीसरा 3rd कह दें। ये देखें इसने ये एंगल भी मेंटेन रखना है और इसका ये जो है वो कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर आप इसको और इसको और इसको कहें तो ये कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकता है, इसको कहें तो ये तीसरा है, ये कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो तो ये एंगल भी है और ये इस तरह रोटेट भी कर सकता है। द चेन बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग आर पॉसिबल व्हेन देयर इज़ रोटेशन ऑफ द चेन एटम्स। अगर चेन एटम्स की रोटेशन हो तो फिर ये फिगर बन सकती है जो यहाँ पे दिखाई जा रही है। Thus, a single chain molecule composed of many chain atoms might assume a shape similar to that represented schematically in the figure, having multitude of bends, twists and kinks। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये देखें, ये पॉलीमर की शेप है। पॉलीमर की शेप इस तरह के अंदर बेशुमार एटम्स हैं और हर एटम जो है वो ट्विस्ट भी कर सकता है, बेंड भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, बेंडिंग भी होगी, ट्विस्टिंग भी होगी और किंक्स भी बनेंगे। ये देखिए, ये किंक्स ही हैं, ये जो किंक्स हैं हम नॉट्स ही आपको नज़र आ रही हैं, इसमें नॉट्स ही भी बनेंगी, इसके अंदर बेंड्स भी होंगे, ट्विस्ट भी होंगे। तो ये पॉलीमर, लॉन्ग चेन पॉलीमर को या मैक्रोमोलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी एंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। अगर आप देखें तो ये आर डिस्टेंस जो है बहुत शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ दिस पॉलीमर मॉलिक्यूल। आल्सो इंडिकेटेड इन द फिगर इज़ द एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉलीमर चेन आर। ये इसी डिस्टेंस की बात हो रही है, इस आर डिस्टेंस की बात हो रही है। दिस डिस्टेंस इज़ मच स्मॉलर दैन द टोटल चेन लेंथ। Polymers consist of large number of molecular chains, each of which may bend, coil, bend भी हो सकती है, coil भी हो सकती है। coil का मतलब वही रोटेशन है, coil भी हो सकती है और kinks भी बन सकती हैं, knots ही गांठें बन सकती हैं, kinks भी बन सकते हैं, bend भी हो सकती है, coil भी बन सकती है, kinks भी हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इन द मैनर ऑफ द फिगर, तो इस तरह का बन सकता है। तो एक पॉलीमर की जो चेन है वो इस तरह की हो सकती है जैसे ये फिगर में दिखाया जा रहा है। दिस लीड्स टू एक्सटेंसिव इंटरट्विनिंग
एंड इंटेंगलमेंट का उलझाव है ऑफ द नेबरिंग चेन्स मॉलिक्यूल्स a situation similar to what is seen in heavily tangled fishing line। तो बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि अगर फिशिंग लाइन हो बहुत सारी, वो धागा हो मछली पकड़ने वाला बहुत लंबा हो, तो आप देख सकते हैं कि जब वो इकट्ठा हो जाए सारा, तो उसकी जो शक्ल है बिल्कुल ऐसी बन जाती है जैसे ये फिगर में दिखाया जा रहा है। कहीं से वो खुल सकता है, कहीं से नोट्स लगी हुई हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं तो इसकी अजीब सी एक शक्ल बन जाती है, बिल्कुल इस तरह पॉलीमर मॉलिक्यूल जैसी शक्ल बन जाती है। These random coils and molecular entanglements are responsible for a number of important characteristics of polymer, to include the large elastic extensions displayed by the rubber materials. Some of the mechanical and thermal characteristics of the polymer are a function of the ability of the chain segment to experience rotation in response to the applied stresses or thermal vibrations। तो पॉलीमर्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेस के नतीजे में या थर्मल टेम्परेचर राइज़ करने से या टेम्परेचर कम करने से, तो आपका जो पॉलीमर है वो किसी तरह कैसे बिहेव करता है, कि उसकी जो रोटेशंस हैं वो आसानी से हो सकती हैं, नहीं हो सकती, वाइब्रेट आसानी से कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो अगर एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं और उसके अंदर सिंगल चेन है, तो सिंगल चेन्स के नतीजे में उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बेहतर होगा अगेंस्ट थर्मल वाइब्रेशंस एंड अगेंस्ट अप्लाइड स्ट्रेस। और अगर सिंगल चेन नहीं है, डबल चेन है, तो डबल चेन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होगी और उसका जो बिहेवियर है टुवर्ड द थर्मल वाइब्रेशंस या टुवर्ड द थर्मल फील्ड और मैकेनिकल फील्ड, उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो पॉलीमर की चेन्स हैं उनकी बॉन्डिंग्स कैसी है, और अगर तो वो सिंगल बॉन्डिंग है उनके दरमियान, तो सिंगल बॉन्डिंग के नतीजे में उसका रिस्पांस बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। रोटेशन फ्लेक्सिबिलिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन रिपीट यूनिट स्ट्रक्चर। ये रिपीट यूनिट स्ट्रक्चर के ऊपर उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, द रीजन ऑफ द चेन सेगमेंट दैट हैज़ डबल बॉन्ड इज़ रोटेशनली रिजिड। तो जहाँ पर डबल बॉन्डिंग होगी वो रिजिड होगा, वो सख्त होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, उसकी बेंडिंग, उसकी रोटेशन, उसकी किंकिंग मुश्किल हो जाएगी। आल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ बल्कि लार्ज साइड ग्रुप्स ऑफ द एटम्स रिस्ट्रिक्ट रोटेशनल मूवमेंट्स। तो अगर उसके अंदर हैवी ग्रुप्स लगे हुए हैं तो फिर भी उसकी जो रोटेशनल मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, पॉलीस्टाइरीन मॉलिक्यूल विच हैज़ फिनाइल साइड ग्रुप और मोर रेजिस्टेंट टू रोटेशन मोशन दैन ए पॉलीएथिलीन चेन्स। तो पॉलीएथिलीन चेन आप देख लें, तो पॉलीएथिलीन चेन के अंदर सिंगल चेन्स हैं, तो इसकी जो रोटेशनल बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। और अगर उसके अंदर ये देखें डबल बैंड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो फिर उसका रोटेशनल बिहेवियर और डिफरेंट हो जाएगा, वो रिजिड हो जाएगी, रोटेशनली रिजिड हो जाएगी। और अगर उसके अंदर कोई हैवी ग्रुप लगाए जाते हैं जैसे पॉलीस्टाइरीन के अंदर है, तो फिर भी उसकी जो रोटेशन है वो लिमिटेड हो जाएगी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पहले था मॉलिक्यूलर शेप, अब है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कि पॉलीमर की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो किस तरह होती है। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ना सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है एंड शेप के ऊपर डिपेंड करता है, बट आल्सो ऑन द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर चेन। मॉलिक्यूलर चेन की स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ना सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करती हैं, बल्कि उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो स्ट्रक्चर को यहाँ पढ़ रहे हैं। मॉडर्न पॉलीमर सिंथेसिस टेक्निक्स परमिट कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर वेरियस स्ट्रक्चरल possibilities. There are several molecular structures including linear, molecular structure linear होगी, ब्रांच होगी, क्रॉस लिंक होगी, और चौथी जो टाइप है वो नेटवर्क होगी। तो चार तरह की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगे, या तो लीनियर होगी, या फिर ब्रांच होगी, क्रॉस लिंक होगी, या फिर नेटवर्क वाली होगी। इन एडिशन टू वेरियस आइसोमेरिक कन्फिगरेशंस, आइसोमेरिक कन्फिगरेशंस के अलावा आइसोमेरिक मैंने आपको बता दिया, आइसोमेरिक यानी जिसके अंदर जो एटॉमिक कंपोजिशंस हैं वो सेम होती हैं,
लेकिन उसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। इनके अलावा कहता है कि 4 जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो पॉलीमर्स की होती हैं: लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक और नेटवर्क। लीनियर पॉलीमर्स आर दोज इन विच रिपीट यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड इन ए सिंगल चेन। तो अगर रिपीट यूनिट को एंड टू एंड जोड़ दिया जाए तो एक सिंगल चेन बन जाती है। तो ये क्या है? ये है लीनियर पॉलीमर्स हैं। दिखाया हुआ तो स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल दिखाया हुआ है, लेकिन 180 डिग्री का एंगल नहीं होगा, बीच में जिगजैग होंगे डिफरेंट एंगल्स के साथ, जो एटम्स हैं वो जुड़े हुए होंगे। दीज लॉन्ग चेन्स आर फ्लेक्सिबल एंड मे बी थॉट ऑफ एज ए मैस ऑफ स्पेक्टी। ये स्पेक्टी की तरह आपको लगेगा, जैसे एक स्पेक्टी होती है, इसकी शेप जो है स्पेक्टी की तरह बनेगी। एज रिप्रेजेंटेड स्कीमेटिकली इन द फिगर बिलो, वेयर ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स ए रिपीट यूनिट। ये एक रिपीट यूनिट है, ये दूसरा रिपीट यूनिट है, तीसरा रिपीट, हर रिपीट यूनिट है वो दूसरे यूनिट के साथ अटैच किया हुआ है, इस तरह एंड टू एंड जोड़ा हुआ है, लिहाजा वो हो गया लीनियर पॉलीमर्स हो गए। फॉर लीनियर पॉलीमर्स देयर मे बी एक्सटेंसिव वॉन डेर वाल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने आपको बताया था, लीनियर पॉलीमर के अंदर वॉन डेर वाल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन द चेन्स के दरमियान। सम ऑफ द कॉमन पॉलीमर्स दैट फॉर्म विद लीनियर स्ट्रक्चर और इसकी एग्जांपल्स वो दे रहा है लीनियर स्ट्रक्चर वाली पॉलीमर्स की। वह जी पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन आ गई, पॉलीमिथाइल मेथाग्राइलेट MMA, PMMA जिसको हम कहते हैं, नाइलन एंड फ्लोरोकार्बन्स और फ्लोरोकार्बन्स हैं। ये लीनियर चेन वाले मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर्स दूसरी टाइप। पॉलीमर्स में बी सिंथेसाइज्ड इन विच, ये देखिए ये ब्रांचेस हैं, इसमें ये देखिए ये ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये ब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स में बी सिंथेसाइज्ड इन विच साइड ब्रांच चेन्स आर कनेक्टेड टू द मेन वन। तो साइड्स वाली जो साइड से ब्रांच चेन्स को भी कनेक्ट किया गया मेन चेन के साथ, दीज आर कॉल्ड ब्रांच पॉलीमर्स। द ब्रांचेस कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ मेन चेन, ये ब्रांचेस भी मेन चेन का ही पार्ट होंगे। मे रिजल्ट फ्रॉम साइड रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द सेंसेस ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को जब हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है तो उसके नतीजे में ये जो ब्रांचेस हैं वो भी डेवलप हो जाती हैं, जो मेन चेन के साथ अटैच हो जाती हैं। द चेन पैकिंग एफिशिएंसी इज़ रिड्यूस्ड व्हेन फॉर्मेशन ऑफ द साइड ब्रांचेस which results in the lowering of the polymer density। तो अगर चेन पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है अगर साइड ब्रांचेस ज़्यादा हो जाए, अगर साइड ब्रांचेस की फॉर्मेशन हो जाए तो चेन पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसके नतीजे में जो उसकी डेंसिटी है वो लोअर हो जाती है। अब आप समझें कि एक चेन है, उस चेन के साथ ब्रांच चेन मेन चेन के साथ ब्रांच चेन्स भी लगा दी जाएँ, पैकिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और इसके अंदर एयर गैप्स रह जाएंगे, इसके नतीजे में उसकी जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है लीनियर पॉलीमर्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी और उनकी चेन पैकिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द ब्रांच्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स दैट फॉर्म लीनियर स्ट्रक्चर्स में बी ब्रांच, लीनियर स्ट्रक्चर वाले भी ब्रांच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाई डेंसिटी polyethylene is primarily a linear polymer, whereas low density polyethylene contain short chain branches। तो जो लीनियर वाले हैं उसके अंदर भी ब्रांचेस हो सकती हैं, जिसकी एग्जांपल उसने दे दी है। तीसरा है जी क्रॉस लिंकिंग, यानी मेन लाइन के साथ मेन चेन के साथ मेन चेन को मिला देना, ये क्रॉस लिंकिंग होगी। इन क्रॉस लिंक पॉलीमर adjacent linear chains are joined one to another at various positions by covalent bond, कोवलेंट बॉन्ड के साथ जोड़ देना। तो जो ब्रांचेस हैं वो भी कोवलेंट बॉन्ड, ये जो ब्रांच बनी है ये देखिए ये भी कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है। जो मेन ब्रांच के साथ ये जो अजाफी ब्रांचेस हैं, एडिशनल ब्रांचेस हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड के साथ मेन ब्रांचेस जो हैं वो जुड़ी हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रॉस लिंकिंग इज़ अचीव्ड आइदर ड्यूरिंग सेंसेस or by non-reversible chemical reaction. Often this cross-linking is accomplished by additive atoms or molecules that are covalently bonded to the chains। तो क्रॉस लिंकिंग के लिए
इसमें जो एडिटिव्स हैं वो केमिकल्स हैं वो ऐड किए जाते हैं और फिर क्रॉस लिंकिंग करवाई जाती है ख़ास पर्पज़ के लिए। मैनी ऑफ द रबर इलास्टिक मटेरियल्स आर क्रॉस लिंक्स इन रबर्स कॉल्ड वल्कनाइज्ड रबर। तो जो वल्कनाइज्ड रबर है उसके अंदर मटेरियल जो है वो क्रॉस लिंक मटेरियल होता है। मैनी ऑफ द रबर इलास्टिक मटेरियल आर क्रॉस लिंक्ड। ये क्रॉस लिंक मटेरियल्स हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं रबर्स के अंदर। मल्टी फंक्शनल मोनोमर्स forming 3 or more active covalent bonds make 3-dimensional network as shown in the figure and are termed as network polymer। ये भी हो सकता है कि पॉलीमर की जो शक्ल है वो इस तरह की नेटवर्क जैसी हो, ये भी पॉसिबल है। A polymer that is highly cross-linked may also be classified as network polymer। बहुत ज़्यादा अगर क्रॉस लिंक्ड है तो वो नेटवर्क पॉलीमर बन जाता है। These materials have distinctive mechanical and thermal properties। और इसकी एग्जांपल्स के अंदर इपॉक्सीज, पॉलीयूरोथेन्स और फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की।